रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। रंगों का त्योहार होली पूरे मुल्क में मनाई जा रही है और सभी नाजरीन को ढेर सारी मुबारकबाद। इस बार की होली कोरोना वबा की वजह से थोड़ी फीकी रही, लेकिन होली के दिन सियासी तशहीर का रंग फीका नहीं पड़ा। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मगरबी बंगाल में इंतखाबात का दौरा है, इसलिए तमाम सियासी पार्टियां एक भी दिन जाया नहीं करना चाहती और यही वजह है कि होली के दिन भी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी नंदीग्राम में 8 किलोमीटर की पद यात्रा करती हुई नजर आई और आवाम से खिताब करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। इससे यह साफ है कि पहले मरहले के बाद ममता बनर्जी की निगाहें अब दूसरे फेज पर टिकी हुई हैं। दूसरे मरहले में ही नंदीग्राम में पोलिंग होनी है, जहां से सीएम खुद उम्मीदवार हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने 3 दिनों तक नंदीग्राम में कायम पजीर होने की बात कही है। होली के दिन जहां एक तरफ ममता बनर्जी नंदीग्राम में डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब बीजेपी लीडर बाबुल सुप्रियो ने टॉलीगंज में ताल ठोकी। 30 मार्च को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे, रोड शो भी करेंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि सियासी लड़ाई के लिए पार्टियां आर पार के मूड में हैं। दूसरे मरहले के तहत बंगाल में 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है। आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम 2 रुख में सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान नेहा शालिनी दुआ साहिबा, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ एक और खास मेहमान मगरबी बंगाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नीरज राय साहब, जो कि तर्जुमान है टीएमसी के। आपका भी इस्तकबाल करते हैं और आप दोनों को ढेर सारी होली की बधाइयां। सबसे पहले नीरज राय साहब, आप से ही शुरुआत करेंगे। आज होली का दिन है, रंगों का दिन है, ऐसे रंगों का त्योहार है। ऐसे में एक दूसरे को लोग गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद देते थे। क्योंकि इस बार कोरोना है तो ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग गाइडलाइंस पर अमल करते हुए नजर आए, लेकिन सियासी रंग पर कोई असर नहीं पड़ा। इसकी ताजा मिसाल ममता बनर्जी के नंदीग्राम में पदयात्रा को समझा जा सकता है, यानी एक भी दिन टीएमसी जाया करना नहीं चाहती है। तो आज ही की बात नहीं है। तो देखिए, बिहार चुनाव जब से हुआ था तब से जहां जहां चुनाव आ रहे हैं वहां पर कोरोना का रंग नहीं दिख रहा है। चुनाव बीतने के बाद चलता है। अब यह तो देखना चाहिए था जो हमारे प्रदेश को, तो बंगाल का तो छोड़ दीजिए, देश की सरकार जो इनके सभी राज्यों से पदाधिकारी, सभी नेशनल इंटरनेशनल जितने भी नेता सब जाकर वहां पर रैलियां करते रहे, भीड़ जुटाते रहे। तो अगर सिर्फ ममता जी को दोषी अगर ठहराया जाए, नहीं, आपने मेरा सवाल ही नहीं समझा। मैंने ये कहा कि होली के दिन भी आमतौर पर ये होता है कि सभी होली मनाते हैं, लेकिन टीएमसी होली के दिन भी मैदान में है। इसकी क्या वजह मानी जाए? नहीं है, टीएमसी नहीं है इस बार, जिससे कि चुनाव आयोग के द्वारा जो भी डेट दिए गए उस डेट को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए इस पे अपने कार्यक्रमों को करना अति अनिवार्य हो जाता है चुनाव के। और वैसे भी देखा जाए तो बंगाल में चुनाव कभी कभी रहा हो, इसी बार का नहीं, इससे पीछे भी जितनी बार होता है, लोग वहां पे खुद ही उत्सव के तौर पे मनाते हैं, त्योहार ही मनाते हैं चुनाव। तो आज अब ये कल प्रचार बंद हो जाएगा, इसलिए सभी दलों का, केवल टीएमसी का ही नहीं, सबका चल रहा है कार्यक्रम, रैलियां चल रही है, जनसंपर्क चल रहा है। तो जिसको जिस हिसाब से सुविधा उस हिसाब से अपना चुनाव प्रचार कर रहा है। इस पर केवल टीएमसी पर लांछन नहीं लगाया जा सकता। नहीं, आपने शायद इंट्रो सुना ही नहीं। उस वक्त ये भी कहा मैंने कि बाबुल सुप्रियो जो कि टॉलीगंज में आज हैं, वो मसरूफ रहे। तो मेरा सवाल ये था कि आज चुनावी रंग भी फीका पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। नया शालिनी दुआ साहब, आपके पास आना चाहूंगी। आप बीजेपी की तरफ से पूरी ताल ठोकी जा रही है दूसरे फेज के तहत, और कल हम देख रहे हैं कि नंदीग्राम का पारा थोड़ा और हाई रहने वाला है, क्योंकि अमित शाह मरकजी वजीर दाखिला नंदीग्राम जाएंगे। ऐसे में ये समझा जाए कि कांटे की टक्कर के लिए दोनों पार्टियां, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे को पीछे रखने की कोशिशों में मसरूफ है। जी सना जी, पहले तो मैं सारे दर्शकों को और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और टीएमसी के नेता को अब मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, चुनावी दिन है और अब सेकंड फेज का जो चुनाव है, मतदान है, वो 1 अप्रैल को है। इसीलिए सभी पार्टियां जो हैं वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, ऑफ कोर्स है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि होली मिलन समारोह भी थोड़े रखे गए हैं और कहा गया है कि देखिए, मास्क तो लगाइए। आप देखिए, चुनावों में ऐसा है कि किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लगा के आते हैं, कुछ नहीं लगा के आते, लेकिन हमने बोल रखा है सबको कि लगा के आइए मास्क। तो अब मैं आपको ये कहूंगी कि हम
इस चुनावी रैली में, अब जैसे परसों अमित शाह जी ने जो फर्स्ट फेज का चुनाव हो रहा है उसमें बोला है कि 30 में से 26 सीट जो है वो भाजपा को ही मिलेगी। और उस पर जो ममता बनर्जी का बयान आया, ममता दीदी का, वो बहुत ही अजीब सा था। मतलब उन्होंने जो अपशब्द, मतलब कोई मर्यादा नहीं छोड़ी जो अमित शाह जी के लिए कहना था, जो प्रधानमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, टीएमसी के भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं, तो उन्होंने जो अमर्यादित भाषा बोली, मुझे लगता है चुनाव आते आते ऐसी भाषा पर लगाम होनी चाहिए, उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि चाहे जो भी थी वो अभी तक तो वहां की चीफ मिनिस्टर ही है। तो यहाँ जनता जो है वो ये समझ रही है कि ममता दीदी इस वक्त इतनी बौखला गई है, वे कुछ भी अनाप शनाप प्रधानमंत्री जी के लिए बोल रही है, जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, कि अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और मैं इसीलिए ये भी कहूंगी कि जनता वहां पर जो है भ्रष्टाचार और अपराध से बहुत तंग आ चुकी है, बहुत ही ज्यादा। यही रीजन है कि वो लोग इनको नकार और परिवर्तन चाहते हैं, वो बंगाल में परिवर्तन चाहते हैं। और तो भारतीय जनता पार्टी का ये है कि परिवर्तन चाहते हैं, और औशल परिवर्तन का नारा भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। नीरज राय साहब, आपसे सवाल ये कि अगर कोई पार्टी दावा कर रही है कि पहले फेज में जो कि 30 सीटों पर इलेक्शन हुए तो उसमें से 26 सीटें हमारी होंगी, तो इसमें बुराई क्या है? आप ही दावे करिए, दावे में क्या है? इसमें चुनाव के समय में चलती रहती क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। नेहा जी ने एक चीज बहुत बढ़िया बोला है, इस चीज को मैं बार बार बोलता हूँ समस्त चैनलों पे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छा बात आपने कहा नेहा जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, 130 करोड़ जनमानस की भावनाओं से जुड़े हुए पद पर हैं। क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर अपने अनर्गल बयानबाजी टोंट कसे जाते हैं, या भाजपा के नेता, तो भाजपा के नेता है तो प्रधानमंत्री शब्द लिखना बंद करें, या मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री लड़े। नेहा जी ने कहा एक चीज कि अपराध बहुत ज्यादा है वहां। नेहा जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2014 से लेकर 2019 तक, इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन फ्रॉम 2014 टू 2019 इंक्रीज हुआ है। उत्तर प्रदेश में 56%, महाराष्ट्र में 39%, राजस्थान में 33%, वेस्ट बंगाल में 21% डिक्रीज हुआ, 21% डिक्रीज हुआ है। तो आप बताइए कि अपराध कहां चल रहा है? अपराध चल रहा है उत्तर प्रदेश में चल रहा है या वेस्ट बंगाल में? दूसरा भी चल रहा है कि दिल्ली में स्नैपशॉट का जो कंपैरिजन किया गया है, मोस्ट सिटी जो है, बेहतरीन सिटी है, उसमें दिल्ली में पर लाख पे है कि दिल्ली में 1457 है, सूरत में 1317 है, अहमदाबाद में 826 है पर लाख, और कोलकाता में 152। अब बताइए ना, ये तो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, टीएमसी की तो रिपोर्ट है नहीं। और परिवर्तन की जो लोग बात करते हैं, नेहा जी देखिए, हमको आप बुरा कह दें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि मैं बुरा अगर हूं तो आप हमसे कितना अच्छी हैं वो बेहतर करिए। अमित शाह जी को पूरा अपराध दिख रहा है, देश के गृह मंत्री हैं, दिखना चाहिए उनको, या नहीं कि नहीं दिखना चाहिए? देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां के बारे में तो बोलना चाहिए। महिला सुरक्षा की बात करते हैं लोग, मां बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश में, इनके में ही पार्टी में थे, वो इज्जत करते थे। ठीक है, एक सेकंड। नेहा शालिनी साहिबा, टीएमसी का ये कहना है कि जिन भ्रष्टाचार और जिन करप्शन और जिन क्राइम की बातें भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कर रही है, एनसीआरबी का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा उठा लीजिए, उससे पूरी साफ तस्वीरें हो जाएंगी। पहले उसका जवाब दे सरकार। जी सना जी, पहले तो ये जो आंकड़ा दे रहे हैं ये विमेन अगेंस्ट क्राइम, विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है उसका आंकड़ा दे रहे हैं। ये ओवरऑल आंकड़ा देना, तो यहाँ पर अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो पश्चिम बंगाल का आंकड़ा ओवरऑल जो भ्रष्टाचार और क्राइम है उसमें सबसे नंबर 1 पे है। अब मैं दूसरी बात कहूंगी कि वुमेन में भी अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, जहां पर ज्यादा है वहां कम करने की जरूरत है। और इसमें कभी भी प्रधानमंत्री जी ने ये उत्तर प्रदेश में या राजस्थान या कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि जहां हम लोगों को बोलना होता है, अगर राजस्थान में क्राइम होते हैं, रेप केसेस होते हैं तो हम उस पर भी बोलते हैं, अगर यूपी में होते हैं तो यूपी में भी बोला जाता है। और रही बात इन्होंने सेंगर की कही, उसको जेल वो है, उसको निष्कासित कब से पार्टी से कर दिया जाए। जब पार्टी इतनी बड़ी होती है तो कुछ गलत लोग भी आ जाते हैं पार्टी में, लेकिन पार्टी ने कभी उनका समर्थन नहीं किया।
जैसे ही पता चलता है प्रूफ रोड पे निकल कर आई पार्टी, तो उनको निकाल दिया जाता है और या फिर उनको जेल की सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। आप लोग बताइए, अभिषेक बनर्जी के ऊपर इतने सारे इल्जाम, उसकी बीवी के ऊपर इतने सारे इल्जाम, आप में से कभी किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं करी? हम तो बोलते नहीं। हाँ, सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी, आप अपने बारे में जवाब दीजिएगा। तो अभिषेक बनर्जी की बीवी पर भी अब मैं जवाब दूं आपको, सुना? लेकिन आप लोगों की पार्टी ने कभी कोई आवाज उठाई उसके खिलाफ? हमारी पार्टी में कम से कम इतनी तो हिम्मत है ना कि हम गलत किया। अगर तीरथ सिंह रावत जी ने उस दिन बयान दिया कटी हुई जीन्स के ऊपर लड़के, तो मैं ही बैठ के इस चैनल पे भी और बहुत सारे चैनल पे मैंने उनको निंदा की और कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए। आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप गलत को गलत कह ही नहीं सकते। टीएमसी के अंदर किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ममता दीदी ने पता नहीं इतना क्या डर बैठा रखा है कि किसी के अंदर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें पूरी हिम्मत दी है कि हम गलत को गलत कह सकते, चाहे वो फिर हमारी पार्टी के ही। ठीक है, नीरज राय साहब। अब मैं बता देता हूँ, हाँ, सुना? हाँ। अभी नेहा जी ने बहुत बढ़िया पूछा है, पता नहीं क्यों बहुत बढ़िया बढ़िया एक सवाल भी पूछ रही हैं। आपने कहा उत्तर प्रदेश में और वुमेन पे बंगाल में डिक्रीज है 21%। नहीं, वो कह रही ओवरऑल डाटा का बोल रही थी। ओवरऑल की बात करो, ओवरऑल पे आइए आप। वहां पर आपके सुन लीजिए, उसमें डब्लू अंसारी के बारे में आप जानती हैं? डब्लू अंसारी कौन है? नकली नोट का व्यापारी है वो। डब्लू अंसारी सिमी का सदस्य है। डब्लू अंसारी पे तमाम वो फैंस लगे हैं जो कि राष्ट्रहित में नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में नेता बने घूम रहे हैं। वो भाजपा के क्या नेता हैं, घूम रहे हैं बड़े बड़े। भाई नेहा, मैं यही कह रहा हूं कि आरोप लगाकर अभिषेक बनर्जी पे आरोप लगा, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, वहां पे छापा पड़ा, लेकिन अपराधी सेंगर की तरह घोषित नहीं हुए थे। जिन सेंगर की बात आप कर रही हैं, अपराध घोषित होने के बाद भी 1.5 साल तक पार्टी उनके खिलाफ एक्शन नहीं ली और उनके उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज जेल में जाते रहे, उनको चुनाव जीतने के बाद थैंक यू बोलते रहे। यह है क्या? प्रधानमंत्री जी बताएं कि उत्तर प्रदेश पे कितनी बार दफा बोले हैं, राजस्थान पे तो बोले थे आपके गृह मंत्री जी भी। तीरथ रावत के बारे में आपने बताया, कितना कितना आपके शासित प्रदेशों में हो रहा है। और ओवरऑल की जो बात आपने कहा है, क्या सिर्फ आपके गृह मंत्री जी को बंगाल दिख रहा है? देश के अंदर रोजगार कितना है आपने दिया, इस पे बताइए। हो सकता है कुछ टक्कर मिल जाता बंगाल को भी। आपने कितना इंडस्ट्री बैठाया, वही बताइए। 7 सालों में 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, 2-4 तो कलकत्ता आया, बंगाल में भी होती, क्या मिला? नोटबंदी से फायदा क्या मिला? जीएसटी का विरोध करते थे, अपने आके लागू किए, उसका फायदा देश को क्या मिला? आधार कार्ड का मोदी जी विरोध करते थे, उसका फायदा क्या मिला? अब आइए, कोरोना से पहले राष्ट्रीय जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उसका रिपोर्ट है, कोरोना से पहले 12.57% जीडीपी था बंगाल का और उत्तर प्रदेश का 6.5। अब किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं? ये आप कौन सी कहां से आंकड़े निकाल रहे हैं? आप बताइए, आपके नेता जो शेख आलम है, आपके टीएमसी के नेता है ना, उन्होंने अभी अपनी रैली में बोला हमको मौका मिल जाए, अगर सारे मुसलमान एक हो जाए, हम 4 पाकिस्तान बना देंगे। अरे आप पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं, आपकी पार्टी के नेता बात करते, क्यों नहीं जेल में डाला आपने? उन्होंने देशद्रोह के इल्जाम में करते ना उनको जेल, या कम से कम 1 दिन के लिए जेल डालते। आप श्री राम कहने वाले को जेल करते हैं, सुनिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, या तो हिंदू बताइए, जवाब दीजिए ना। आपके पास जवाब नहीं है, मुसलमान को छोड़िए कि हम गलत को गलत कहते हैं, आप लोग गलत को गलत नहीं कहते। आपके शेख आलम के ऊपर आपने कौन सा एक्शन लिया? आप बताइए ना, शेख आलम पे क्या किया? शेख आलम ने 4 पाकिस्तान बोलने के बाद हिंदू मुसलमान, अगर शेख आलम की नहीं, नीरज राय साहब, आप हिंदू मुसलमान छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी हिंदू मुसलमान पे फोकस करके आपके लीडर ने बयान दिया। तो अगर कोई इस पर ऑब्जेक्शन उठा रहा है तो जाहिर सी बात है, लाजमी है ऑब्जेक्शन उठाना। इन्होंने उसके खिलाफ किया क्या? ये जवाब देना। एक सेकंड नेहा साहिबा, एक सेकंड। हाँ, जवाब। नीरज आलम सवाल आवाज उठा रहे हैं तो बहुत निचले स्तर के नेता हैं। मोदी जी उठाते हैं हिंदू राष्ट्र की, और अमित शाह उठाते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो इनके फर्स्ट और सेकंड श्रेणी के नेता हैं। ये हिंदू राष्ट्र ही बनाते थे, हिंदू मुसलमान से चुनाव करने की जरूरत क्या है? ये बताइए ना। 130 करोड़ भारतवासी मोदी जी कहीं कार्यक्रम में देश के संबोधन में बोलते हैं और मंच पे इनके नेता जाते हैं। अरे आपने क्या कार्रवाई किया? सुनिए, आपने क्या कार्रवाई किया था? साक्षी महाराज को जब जनवरी में उन्होंने बोला था कि 32 करोड़ मुसलमानों को टिकट देना चाहिए, हिंदू मुसलमान ठीक है, नेहा शालिनी दुआ साहिबा,
भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो पोलराइजेशन नहीं करती, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि सीए के नाम पर पोलराइज करने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने वाली है। आपने सीएए के निफाज होने का दावा मैनिफेस्टो में किया है, आसाम में हमने देखा कि वहां पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, तो फिर इसके माने क्या है? इसके माने ये है कि ये लोग क्यों झूठ फैलाते हैं। अगर ये लोग ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है यही लोग तो करते हैं। इन्होंने अपने नेता के खिलाफ जिससे 4 पाकिस्तान बनाने की बात की, क्या किया, क्या एक्शन लिया? चाहे वो निचला स्तर है, चाहे उछला स्तर है, चाहे किसी भी स्तर का है, कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे प्रधानमंत्री या हमारे पार्टी के कोई भी बड़े नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम 4 हिंदू राष्ट्र बना देंगे अगर हम सारे हिंदू एक हो जाए। तो आप ये नहीं है तो पढ़ाइए, अल्प ज्ञान पे नहीं बोला जाता है, वो आप लोग करते हैं। और उसके बाद अल्प ज्ञान पे नहीं बोला जाता है। अभी जनवरी में साक्षी महाराज बोले थे, जनवरी में साक्षी महाराज बोले थे कि भारत के 32 करोड़ मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए, तो हिंदू मुसलमानों पाकिस्तान पे चर्चा नहीं हो रही है, मुद्दा पे चर्चा हो रही है। बंगाल का चुनाव मुद्दा से लड़िए, सना इनको बोलिए मुद्दा से लड़े, दिशाहीन डिबेट को न करें। क्यों डर लग रहा है आपको? अरे डिबेट को दिशाहीन मत करिए यार, एक छूट पकड़ लेती हो आप, उसी पे लगी रहती हो आप। मुझे बताइए कितनी नौकरियां आपने दी? आप लोगों की नौकरियों का आंकड़ा इतना खराब है। आपने सम्मान, किसान सम्मान निधि। हाँ मैं बता रहा हूँ, अब थोड़ा जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, टाइम 2 मिनट है हमारे पास, दुरुस्त कर लीजिए, समय रोकिए, दूसरे पे जाना। एक सेकंड नेहा साहिबा, ठीक है। नीरज राय, 1 अप्रैल को पोलिंग होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किए हैं उन दावों पर तृणमूल कांग्रेस सवाल उठा रही है। आप भी दावा कर सकते हैं। अच्छा, आपको पहले मरहले में कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं? ये और सेकंड फेज को लेकर क्या उम्मीदें हैं? एक सेकंड शालिनी साहिबा, एक सेकंड। नेहा जी, एक सेकंड। मैं यही आपको दावा बता सकता हूँ कि 2 मई को तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सत्ता में आ रही है। नहीं, कितनी सीटें मिल जाएंगी आपको? उन्होंने कहा 30 में से 26, आपको कितनी सीटें? देश के अंदर रोजगार को समेट कर अर्थव्यवस्था का कमर तोड़ने वाले बंगाल में रोजगार पूछ रहे और नौकरी पूछ रहे, इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी देश के लिए? देश के अंदर रोजगार सेकंड फेज को लेकर कितना तैयार सर? नीरज जी, सेकंड फेज को लेकर आप कितने तैयार हैं? हम पूरे 8 फेज के लिए तैयार हैं, सेकंड केरने में 8 के लिए तैयार हैं। टीएमसी सरकार बना रही है वहां पर, मैं स्टेप बाय स्टेप, इनको प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम इतना 26 सीट जीत लेंगे कि 50 जीत लेंगे। बताइए, इनको प्रत्याशी नसीब नहीं हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को कॉल करती है रात को और कहती है कि प्लीज मेरे लिए नेहा शालिनी साहिबा, लड़ाई जो है बड़ी कांटे की है, क्योंकि 3 दिनों तक ममता बनर्जी नंदीग्राम में रहने वाली और 1 अप्रैल को जब वोटिंग होगी तो नंदीग्राम में भी होने वाली है। ऐसे में बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। कल अमित शाह भी जाने वाले हैं, नंदीग्राम का रुख करने वाले हैं। ऐसे में एक बात बताऊं, कांटे की टक्कर नहीं है, हम ही जीतेंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ दावे से। इन्होंने महिलाओं के लिए किया क्या है? ये महिलाओं के लिए बोलते हैं। 500 रुपए इन्होंने विधवा पेंशन रखी हुई थी। हमने कहा है कि हम आएंगे 3000 करेंगे, 3000 पेंशन करेंगे महिलाओं के लिए। हमने कहा है फ्री ऑफ, किसी भी मेट्रो में या बस में कहीं भी वो यात्रा करेंगी उनको फ्री राइड दी जाएगी महिलाओं को। तो महिलाओं के लिए सोचा, तो हमारा मैनिफेस्टो देखिए और इनका मैनिफेस्टो देखिए। महिला सशक्तिकरण के नाम पे धब्बा है इनका मैनिफेस्टो और हमारा महिला सशक्तिकरण के नाम पे इतना अच्छा मैनिफेस्टो है, जिसे देख के महिलाओं के वोट भी हमें मिल रहे हैं और पुरुषों के वोट भी हमें मिल रहे हैं। और इनको इसलिए वोट नहीं मिल रहे क्योंकि इन्होंने सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करी है और इन्होंने वहां टोला मणि, कट मणि और ऐसे जो प्रचलन चला रखे थे, जो शुभेंदु अधिकारी वगैरह इनकी पार्टी में इसी जब तक थे, वो कहते हमने छोड़ी इसीलिए थी क्योंकि हमें मजबूर किया जाता था कि कट मणि, टोला मणि, इसको प्रचलन को चलाना है। नहीं तो एक वक्त में जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे तब भारतीय जनता पार्टी तो वीडियो लीक करती थी। तब तो हम अभी भी कह रहे हैं कि जांच का जो विषय है और वो साफ बोल रहे हैं कि हमें मजबूर किया जाता था ममता बनर्जी की तरफ से ये सब करने। तो अब वो अच्छे हो गए। जब तक दूसरी पार्टी में थे तब तक दागदार थे। नहीं, आपके साथ आया तो दागदार नहीं। नहीं, अभी भी अगर दाग हो तो वही तो मैं कह रही हूँ, जांच का विषय सीबीआई उसकी जांच कर रही है। कब जैसा निकलेगा कि किसी के कहने पे मजबूर होके किया जाता था या क्या, जो भी उनकी सजा तय होगी उनकी होगी। और जवाबदेही ममता दीदी की भी बनती है क्योंकि करवाती तो वो थी ना। अभिषेक बनर्जी सबसे ज्यादा अगर पश्चिम बंगाल में किसी का विकास हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी का हुआ है। क्यों? बाकी जनता का विकास क्यों नहीं हुआ? उस पर जरा जवाब दें ये लोग। तो यहाँ बहुत प्रश्न है
श्री राम कहने और नेहा साहिबा, आपको ये नहीं लगता कि इस बार का इलेक्शन मगरबी बंगाल में मुद्दों से हटकर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर लड़ा जा रहा है कि कौन कितना ताकतवर है, कौन कहां से जीत दर्ज करेगा? आखिर ऐसा क्यों? सियासी लीडरान की तरफ अवाम बड़े मुंतजिर होकर देखते हैं कि आगे आने वाला 5 साल उनका खुशहाल होगा, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ नजर ये आ रहा है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है। आखिर क्यों क्यों सियासी लीडरान, क्यों सियासी पार्टियां मुद्दों को सामने ले ला के बात कर रही हैं? मुद्दों को हम लोग सामने लाते हैं, ये पीछे हटा देते हैं। एक बात बताइए, अगर ममता दीदी को डर नहीं है, टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, हम 2 मई को बनाएंगे सरकार, तो ममता दीदी आप तो सीट का दावा कर रहे हैं। अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, भाजपा के उपाध्यक्ष को मेरे लिए कैंपेनिंग कर दो। वो कभी टीएमसी का नेता रह चुका था, उसको कॉल करके बोलती है, जानती है कि अब वो भाजपा का उपाध्यक्ष है, जिला उपाध्यक्ष, उसको कॉल करके बोलती है मेरे लिए नंदीग्राम में कैंपेनिंग। ये क्या है? नहीं, और डर नहीं, ठीक है, नहीं आप ये बात बोल रही हैं, ये बात भी बोल दीजिए नेहा शालिनी साहिबा, ये बात भी बोलनी चाहिए आपको कि उन लोगों को टिकट दिया गया था जो भारतीय जनता पार्टी में थे ही नहीं, वो तो आके मीडिया में कह रहे हैं कि हम तो है नहीं, हमें टिकट दे दिया गया। ये तो बड़ी हंसी वाली बात थी, इसका भी जिक्र करिए। एक सेकंड, किसका जिक्र? क्या कह रहे हैं? मुझे कई लीडर, कई ऐसे नाम थे जिन्हें टिकट दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी का, जिन्हें आकर खुद कहना पड़ा कि नहीं हम तो है ही नहीं, हमने ज्वाइन ही नहीं किया भारतीय जनता पार्टी। इस पर भी नजर रखनी चाहिए। देखिए, हमारी नजर सब पे, और जिनको टिकट दिए गए हैं उनको सोच समझ के टिकट दिए, विनिंग कैंडिडेट है इसीलिए टिकट दिए गए हैं, और पार्टी आलाकमान जानती है कि किसको देना चाहिए किसको नहीं। ये मेरा विषय नहीं, मुझे नहीं पता नहीं है कि पार्टी सोच समझ के ही टिकट बांटे हैं। अब बात ये है कि यहाँ टीएमसी के अंदर बौखलाहट हो रखी है कि ममता दीदी को हर किसी को कॉल कर करके कहना पड़ रहा है हमें ज्वाइन कर लो, हमें हमारी तरफ से तो कभी किसी को हमने कॉल नहीं किया, टीएमसी के नेता को नहीं कहा कि हमें ज्वाइन करो, हमें ज्वाइन करो। वो अपने आप आ रहे हैं, वो अपने आप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो इस पार्टी के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। ठीक है, नेहा साहिबा, आपने कुछ देर पहले ये कहा कि विधवा पेंशन जो कि 300 रुपए था उसे हमने मैनिफेस्टो में बढ़ाकर 500 रुपए था, जिसे हमने मैनिफेस्टो में ये वादा किया है कि हम 3000 देंगे। तो जहां जहां आपकी रियासतें हैं वहां पर आप कितना दे रहे हैं और आखिर वहां 3000 क्यों नहीं? अभी भी उत्तर प्रदेश में भी 2000 है और बहुत जल्दी 3000 हो जाएगा। तो ये तो देखिए, मैनिफेस्टो में जो जो कहा जाता है वो पूरा किया जाता है। जब हमने यूपी का मैनिफेस्टो बनाया था तो उसमें उस वक्त की नजाकत को देखते हुए वो बताया गया था कि ये रेट है, ये रखेंगे, मतलब 2000 या 1000 या 1500 फिर बढ़ती जाती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो 500 रुपए में गुजारा चल जाता है। मैं तो 2 और 3000 में भी गुजारा नहीं मानती, लेकिन फिर भी कुछ मदद हो जाती है एक औरत के लिए जो विधवा है। लेकिन 500 रुपए में दीदी 500 रुपए में चला ले अपना घर, तो मैं मान जाऊं। ठीक है, 2014 से लेकर 2019 की बात करेंगे, क्योंकि 2014 में इलेक्शन हुए तो लोकसभा के उस वक्त वोट शेयर हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी का 12 पॉइंट समथिंग था या 16 पॉइंट समथिंग था, और उसके बाद अगर 2019 की बात करें तो ये 40 पॉइंट समथिंग तक बढ़ गया। तो इस वोट शेयर के बढ़ने से क्या भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद जगी है कि वही चीजें जो लोकसभा में हुई थी, नजर आई थी, वो असेंबली इलेक्शन भी उसके हाथ लगेंगी? जी देखिए, बिल्कुल है। जब वोट शेयर बढ़ने का मतलब ही अपने आप में ये होता है कि जनता आपको स्वीकार कर रही है, जनता वहां परिवर्तन चाहती है, जनता सोनार बंगला देखना चाहती है, और भाजपा ने उनको वादा किया है। हमारे मैनिफेस्टो में ये साफ कहा गया है कि हम जिस दिन आएंगे कि 1-2 महीने के अंदर अंदर हम वहां सबसे पहला काम सीए ताकि जो बाहर की घुसपैठी है उनको निकालेंगे, एनआरसी और सीए लागू करेंगे। दूसरा हमने वादा किया है कि विधवाओं की पेंशन 500 फिर बांग्लादेश क्यों जाना पड़ जाता है? वहां पर वोटर्स से वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बंगाल रहते बांग्लादेश में, लेकिन निशाना तो मतवा वोटर्स पर रहता है। तो जब बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो फिर वहां जाने की क्या जरूरत? ये भी इल्जाम लगा भारतीय जनता पार्टी पर। नहीं, वो इल्जाम इसलिए मैं ये कहती हूँ, वहां जो अल्पसंख्यक वहां से आए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में या दूसरे देशों से, पाकिस्तान से प्रताड़ित किए हुए जो माइनॉरिटी है, वहां हिंदू माइनॉरिटी है, तो वो आपको कुछ लोग यहाँ के माइनॉरिटी से उसे जुड़ा हुआ देखते हैं कि आप पोलराइज कर रहे हैं, और एक माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन पर ये निशाना है। नहीं, कैसे निशाना है? सीए में तो जो एहसास कमतरी है उसे कैसे दूर करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हम तो दूर कर रहे हैं। अब जो जान के, मतलब जागे हुए सोए हुए को जगाया जा सकता, जागे हुए को जगाया नहीं जा सकता। वो अपने आप समझेगा तो ठीक है, नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं। जो कानून बने हैं वो लागू जरूर होंगे, और मेरे ख्याल से इतने टाइम में जनता को समझ आ जाना चाहिए कि उनकी
सबकी भलाई के लिए ये कानून बनाए गए हैं। जो भी कानून है, सीए से किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। ये ठीक है, तय बारह इस तरह हमें की prove बातें कर भारतीय दीजिए। जनता पार्टी की तरफ से कही गई, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दोनों खास मेहमानों का, नेहा शालिनी आपका भी और नीरज राय आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रोग्राम दो रुख में अपना अपना स्टैंड रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी बात, बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर। आदाब।